अस्सलाम वालेकुम। मेरा नेम साद तारिक है और आज हम करने वाले हैं ENG 201 लेक्चर नंबर 23। तो जैसे कि आज का जो हमारा लेक्चर है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारा आज का लेक्चर जो है मिड टर्म के सिलेबस से स्टार्ट है और आज के लेक्चर से हमारा मिड टर्म सिलेबस जो है वो स्टार्ट हो रहा है। तो जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पूरा डिस्कस किया था कि हमने राइट कैसे करना है, शॉर्ट रिपोर्ट्स को कैसे राइट करना है, वो सारा कुछ हमने डिटेल के साथ रीड किया, उसके की पॉइंट्स को हमने देखा और देखा वहाँ पर कि किस तरह से अगर हम नॉर्मल लाइफ में भी इन बातों को अप्लाई करें तो किस तरह से अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, हमारी जो ये बुक है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है। अगर हम ये बातें, ये टॉपिक्स इनको अच्छे तरीके से कर लें तो हम इसको अपनी नॉर्मल लाइफ में भी लेकर आ सकते हैं और हमारी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी हो सकती है बिजनेस लेवल के अकॉर्डिंग। तो ये आप लोग की बुक बहुत अच्छी है। तो इस बुक का आप एक भी लेक्चर स्किप ना करें। मैं आपको यही कहूँगी, मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि मैम हमें शॉर्ट क्वेश्चंस चाहिए, हमें लॉन्ग क्वेश्चंस चाहिए, किस तरह से अब हम ढूंढें। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको यही कहूँगी कि आपके हर लेक्चर की एक स्टार्ट में ही आउटलाइन दी होती है। अगर आप इन आउटलाइंस की डेफिनेशंस को अच्छे तरीके से क्लियर कर लें, इन डेफिनेशंस को अच्छे तरीके से याद कर लें और अपने माइंड से क्लियर कर लें कि इनकी डेफिनेशंस क्या हैं, ठीक है, आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आपको किसी शॉर्ट नोट की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग के MCQs, आप लोग के लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन सिर्फ इन आउटलाइन से आते हैं, ठीक है। अगर आप लोग इसको प्रिपेयर कर लें तो आपके एग्जाम में 90%, 90 to 95% आप लोग मार्क्स गेन कर सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से आप लोग के मार्क्स आ सकते हैं, बहुत अच्छे पेपर आप लोग के हो सकते हैं। बेस जो होना चाहिए, आप लोग का कॉन्सेप्ट जो होना चाहिए, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहिए आपको। आप लोग लेक्चर देखें, उसके बाद आप लोग डायरेक्ट जो है अपने हैंड आउट को लाजमी तौर पर रीड करें क्योंकि उससे आप लोग का सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। मैं थोड़ा सा आप लोग का टाइम ले रही हूँ स्टार्ट में आज, क्योंकि आज का हमारा मिड टर्म का सिलेबस स्टार्ट हो रहा है और मैं आप लोग का थोड़ा सी कन्फ्यूजन क्लियर करना चाहती हूँ। आप लोग का जो टेंशन है कि आज की ये बुक जो हमारी ये जो बुक है ENG 201, तो ये किस तरह से कितनी डिफिकल्ट है, तो ये डिफिकल्ट नहीं है। स्टूडेंट्स को ईजी लेकर चलें, जस्ट अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें। देखिए, छोटी छोटी बातें हैं और ये छोटी छोटी बातें अगर आप अपनी नॉर्मल लाइफ में भी अप्लाई कर ले तो हमारी जो कम्युनिकेशन स्किल है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो सकती है और बहुत ज़्यादा बिल्ड हो सकती है। आप लोग का कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बिल्ड हो सकता है कम्युनिकेशन लेवल में। तो कम्युनिकेशन यहाँ पर कम्युनिटी में आपका जो है स्किल्स बहुत ज़्यादा बेटर हो सकते हैं। तो आप इन बातों को अपनी नॉर्मल लाइफ में भी लाजमी तौर पर अप्लाई करें, क्योंकि अगर आप इन बातों को, इन लेक्चर्स को अपनी नॉर्मल लाइफ में लेकर आने के लिए अगर आप देखना स्टार्ट कर दें तो जल्दी से ये आप लोग के लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएंगे और बहुत ही ईजी तरीके से आप लोग के कंप्लीट हो जाएंगे। आप लोग को बर्डन भी नहीं लगेगा और मुश्किल भी नहीं लगेंगे। चले आए हम आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको यही कहूँगी, अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। हमारी जैसे कि आज की आउटलाइन क्या है वो भी हमने आज पूरे लेक्चर में फर्दर डिटेल के साथ रीड करेंगे। प्लानिंग लॉन्ग रिपोर्ट्स। अब हमने पढ़ना है कि हम प्लान किस तरह से कर सकते हैं लॉन्ग रिपोर्ट्स को। देखिए स्टूडेंट्स, लॉन्ग रिपोर्ट्स को बनाने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स को देखना होता है कि सबसे पहले तो आपने उसको बताना है जो इन्वेस्टिगेशन आप कर रहे हैं वो किस बारे में कर रहे हैं, आपका मकसद क्या है। आपकी सबसे पहले तो आउटलाइन आपकी होनी चाहिए कि आप अगर लॉन्ग रिपोर्ट लिख रहे हैं वो क्यों लिख रहे हैं, ठीक है। आपने डिफाइन करनी है उसकी आउटलाइन, ठीक है, और उसमें क्या आउटलाइन में आपने डिस्क्राइब करना है पर्पस, अपना मकसद। उसके बाद आपने इशू करना है आउटलाइन में कि आप जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वो ठीक है या नहीं। फिर प्रिपेयर करना है आपने वर्क प्लान, जो आप प्लान कर रहे हैं उसको तैयार करना है, ठीक है। कंडक्ट करनी है आपने रिसर्च को, एनालाइज करना है, इंटरप्ट डाटा करना है, तो सारा कुछ आपने देखना है। फिर आपने डिफाइन क्वेश्चन करने हैं, आपने खुद से भी क्वेश्चन करने हैं, तो वो भी हम आज के इस लेक्चर में रीड करेंगे किस तरह से हम खुद से क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके बाद स्टेटमेंट्स, पर्पस, रिपोर्ट्स और सारा कुछ हमने ये आज डिटेल के साथ पढ़ना है। हम अपना आज का लेक्चर यहीं पर स्टार्ट करते हैं। स्टेप्स ऑफ द प्लानिंग अ रिपोर्ट। अब जो से स्टेप्स होते हैं हमारे प्लान करने के रिपोर्ट के, अगर अब हम लॉन्ग रिपोर्ट भी लिख रहे हैं, हमने एक यहाँ पर जाकर पूरा का पूरा देखा, यहाँ पर चीज़ें देखी, मुशाहिदा अब आप कह लें, ठीक है, ऑब्जर्वेशन की, कहीं पर गए तो अब वहाँ पर ऑब्जर्वेशन करने के बाद हमने वहाँ पर रिपोर्ट लिख रहे हैं, तो उसके कौन से स्टेप्स ऐसे होने चाहिए हैं प्लानिंग रिपोर्ट्स के। तो व्हेन यू गैदर फैक्ट्स, जब आप गैदर कर लेते हैं, आप फैक्ट्स को जमा कर लेते हैं, यू नीड टू अरेंज दैम इन अ सूटेबल फॉर्मेट। आपको अरेंज करने की ज़रूरत होती है उनको एक सूटेबल फॉर्मेट में, ठीक है। फॉर्मेट में अब आप लेकर आएंगे, जाहिर है उसको एक शक्ल में लेकर आएंगे उन बातों को, आपकी की हुई ऑब्जर्वेशन को। बिफोर पुटिंग अ सिंगल वर्ड ऑन अ पेज, फॉलो दी
सीरीज स्टेप्स। अगर आप अब इन बातों को जब आप पुट कर रहे हैं सिंगल पेज पर, तो आपने क्या करना है, किन बातों को आपने ध्यान में रखना है, और अगर आप नॉर्मल लाइफ में भी इन बातों को ध्यान में रखना है तो आपके जो पॉइंट है, की पॉइंट्स हैं, वो बहुत अच्छे हो सकते हैं और आपके कम्युनिकेशन में यहाँ पर अच्छा हो सकता है। तो डिफाइन द आउटलाइन पर्पस। सबसे पहले तो आपने डिफाइन करना है, स्टार्ट में ही उसकी जो आउटलाइन बनानी है और पर्पस को आपने डिफाइन कर देना है। वहाँ पर आपने मकसद की वजाहत कर देनी है। आउटलाइन द इशू फॉर द इन्वेस्टिगेशन। आपने जो आउटलाइन बनाई है, इशू जो जिस पर आपने इन्वेस्टिगेशन की है, उसका जो इशू था वो आपने सबसे पहले आउटलाइन करना है कि आपको क्या इशू हुआ था, कौन सी ऐसी बात थी कि आपने इन्वेस्टिगेशन पर आप आ गए। ठीक है, उसके बाद प्रिपेयर आ वर्क प्लान। आप प्रिपेयर करें वर्क प्लान को, आप एक काम का मंसूबा बनाएं। कंडक्ट सर्च रिसर्च। आप दोबारा से उसको रिसर्च करें, ठीक है, कि आपने जो रिपोर्ट्स बनाई हैं वो ठीक है या नहीं है, या फिर वहाँ पर कोई भी मिस्टेक है। तो एनालाइज एंड इंटरप्ट डाटा, ड्रॉ कंक्लूजन, डेवलप दी रिकमेंडेशंस। आपने क्या करना है, जो डाटा का जो इंटरप्ट डाटा है उसका एनालाइज करना है, ठीक है, डाटा का जो है वो तज्जिया करना है, उसकी तशरीह करनी है। ड्रॉ कंक्लूजन, आपने कंक्लूजन उसका निकालना है, उसका नतीजा निकालना है। डेवलप द रिकमेंडेशंस, और उसकी सिफारिशात आपने तैयार करनी है, डेवलप करनी है उसकी रिकमेंडेशंस। तो इन बातों को आप लोगों ने ध्यान में रखना है। डिफाइनिंग द क्वेश्चंस। अब कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपने करने हैं। द पर्सन हु ऑथोराइज द रिपोर्ट। जो वो शख्स है जो रिपोर्ट को यहाँ पर ऑथोराइज कर रहा है, इख्तियार देता है, तो उसने कौन से डिफाइन करने हैं क्वेश्चन। व्हाट नीड्स टू बी डिटरमाइन, कि यहाँ पर क्या यहाँ पर ज़रूरत है तयन करने की, डिटरमाइन करने की, ऐसी क्या ज़रूरत है। उसके बाद वाई इज़ दिस इशू रिपोर्ट, क्या ऐसा इशू हो गया, क्या इम्पोर्टेंट क्या है इस इशू रिपोर्ट में, ठीक है, क्यों ये मसला जो है वो अहम है। हु इज़ इन्वॉल्व इन दिस सिचुएशन, कौन इन्वॉल्व है इस सिचुएशन में। वेयर इज़ द ट्रबल एक्चुअली लोकेटेड, ये जो प्रॉब्लम यहाँ पर हुई है, कहाँ से मुसीबत, असल वाक़या जो है वो लोकेट कर रहा है। हाउ डिड द सिचुएशन ऑर्गेनाइज, तो किस तरह से जो सूरत हाल है उसको किस तरह शुरू किया। उसके बाद डेवलप द स्टेटमेंट ऑफ द पर्पस। अब डेवलपमेंट जो कर रहे हैं हम स्टेटमेंट पर्पस की, वो किस तरह से है, मकसद के जो बयान है उसको तैयार करना वो क्या है। अब पर्पस स्टेटमेंट इज़ द डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच समराइज स्पेसिफिक टॉपिक्स एंड द गोल्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट, जो कि एक मकसद बयान करना, ठीक है, एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस में बयान होता है जो एक डॉक्यूमेंट के मखसूस अनवान और अहदाफ का खुलासा करता है। इट इज़ अ टिपिकली इंक्लूडेड इन द इंट्रोडक्शन टू गिव द रीडर्स एन एक्यूरेट एंड कॉन्स्ट्रीट अंडरस्टैंडिंग व्हाट द डॉक्यूमेंट विल कवर एंड व्हाट ही शी कैन गेन फ्रॉम द रीडिंग इट। तो ये आपने एक स्टेटमेंट का जब आप पर्पस बना देंगे, डेवलप कर देंगे पर्पस, तो उससे क्या होगा, आप रीडर को एक्यूरेट एक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, उसको समझाने के लिए पूरा का पूरा आप डॉक्यूमेंट को कवर भी कर लेंगे। अगर आप वहाँ पर एक पर्पस वाज़िह तौर पर आप स्टार्ट में बता देंगे, तो जो भी है आपका रीडर, ही या शी है जो भी है, तो उसको समझने में आपके डॉक्यूमेंट को आसानी रहेगी। आपने क्या लिखा, स्पेसिफिक एंड प्रिसाइज, नॉट जनरल बोर्ड और दी एमसीक्यूज। अगर आपने अपनी स्टेटमेंट को इफेक्टिव बनाना है तो उसके पर्पस के लिए आपको किन चीज़ों को, किन बातों को देखना पड़ेगा। मखसूस है तो स्पेसिफिक देखना पड़ेगा, और प्रिसाइज है, ठीक है, दुरुस्त। जनरल यहाँ पर कह सकते हैं, नॉट प्रिसाइज आप कह सकते हैं दुरुस्त नहीं है। उसके बाद नॉट जनरल के जनरल नहीं है, ब्रॉड वसी नहीं है, या ऑब्सक्योर यहाँ पर आप कह सकते हैं गैर वाजिया नहीं है। उसके बाद कॉन्साइज आप देखेंगे 1 और 2 सेंटेंसेस जो आप कॉन्साइज कर रहे हैं वो 1 या 2 जुमलों पर होना चाहिए, 1 या 2 सेंटेंसेस पर होना चाहिए। क्लियर, नॉट वैग्यू दी एम्बिजियस और कंफ्यूजिंग। तो आपने जो करना है वो वाजिया तौर पर रखना है और उसको आपने कंफ्यूजिंग नहीं बनाना है। गोल ओरिएंटेड, स्टेटेड इन द टर्म्स ऑफ द डिजायर्ड आउटकम्स, जैसे कि मकसद पर मबनी होना चाहिए है, आपके गोल पर, डिज़ायर्ड पर आपका आउटकम होना चाहिए है, जो आपका रिजल्ट है वो, लिहाजा वो मकसद पर ही इन्हसार होना चाहिए। तो डेवलपिंग द स्टेटमेंट पर्पस के लिए आपने इफेक्टिव स्टेटमेंट अगर जब बनानी है, जब आप डेवलप कर रहे हैं अपनी स्टेटमेंट को एक मकसद के लिए, तो आपने इफेक्टिव स्टेटमेंट पर्पस के लिए इन बातों को ध्यान में रखना है। उसके बाद इनफॉर्मल रिपोर्ट्स यू माइट फेस द स्टेटमेंट ऑफ द पर्पस बाय सेइंग। अब जब आप इनफॉर्मल रिपोर्ट्स बना रहे हैं तो कौन सी ऐसे फ्रेजेस हैं, तो वो उन पर्पस को आपने क्या कहना है मालूमाती रिपोर्ट्स को, तो आप उसको कह सकते हैं जो पर्पस है आपका, जो मकसद है, टू समराइज द एक्सटेंट ऑफ द सब्सटेंस अब्यूज अमंग द
employees. However, for your analytical report, your statement of the purpose might be, जो मकसद है आपका, जो प्लांट के मुलाजमीन हैं, ठीक है, आप समराइज़ कर रहे हैं यहाँ पर मकसद को। तो जो प्लांट के मुलाजमीन में जो यहाँ पर आप कह सकते हैं एम्प्लॉयज़ हैं आपके, उसका जो सब्सटेंस है, मादे की जो ज़्यादती की हद को मुख्तसर करना है, ताहम आपका जो मकसद हो सकता है वो बयान हो सकता है। यहाँ पर आप जब अपने समराइज़ कर दें अपने सब्सटेंस को, अपनी बात को, तो वो आपकी बात जो है, रिपोर्ट जो है, वो मकसद आपका वाजिया हो सकता है। अच्छा, दूसरा पर्पज़ यहाँ पर क्या बन जाएगा? टू एनालाइज द इफेक्ट्स ऑफ द इम्प्लॉय सब्सटेंस अब्यूज ऑन द प्रोडक्टिविटी एंड द प्रोडक्ट क्वालिटी एंड रिकमेंड वेज द कॉन्ट्रैक्ट दीज फैक्ट्स। अब आपकी जो पैदावारी है, जो सलाहियत है आपकी, इफ़ेक्ट्स जो सब्सटेंस है आपका, उसको मियार पर रखने के लिए मुलाजमीन के जो सब्सटेंस से मुतल्लिका ज़्यादती के असरात का जो तज़िया करने और उनका असरात को रोकने के तरीक़ों को तजवीज़ करना है। कि अब आपका पर्पज़ जो है, आप दो तरह से आपने पर्पज़ बता दिए। एक में आपने उसके सब्सटेंस को, जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, उसके प्लांट कर दिया, समराइज़ कर दिया। उसके बाद आपने जो इफ़ेक्ट किया अपने एम्प्लॉयज़ पर, ठीक है, जो आपका सब्सटेंस है उसको बनाया। उसके बाद आपने देखा कि आउटलाइनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग रिपोर्ट। अब आपने आउटलाइनिंग बनाई जो आपकी ऑर्गेनाइज करनी थी आपने रिपोर्ट्स को। तो इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट्स, दिस रिपोर्ट्स ऑफर डाटा, फैक्ट्स, फीडबैक एंड अदर टाइप्स ऑफ द इंफॉर्मेशन विदाउट एनालिसिस ऑफ द सिचुएशन और रिकमेंडेशन इन दिस टाइप रिपोर्ट्स। तो रिपोर्ट्स हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस की, जो कि आज भी हम यहाँ पर इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट्स की यहाँ पर टाइप से डिस्कस कर रहे हैं। तो इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स जो सी होती हैं वो उस तरह की हो जाती हैं कि उसमें डाटा आ जाता है, उसमें फैक्ट्स आ जाते हैं, उसमें फीडबैक्स आ जाते हैं और अदर टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, और बहुत सी मुख्तलिफ़ किस्म की इंफॉर्मेशन वहाँ पर आ जाती हैं, जहाँ पर आप सिचुएशन को रेकमेंड करते हैं, ठीक है। और उस तरह की जो टाइप्स होती हैं रिपोर्ट्स की, ठीक है, रिपोर्टिंग की फैक्ट्स होते हैं, तो वो सब टॉपिक्स होते हैं। वो कौन कौन से टॉपिक्स अब यहाँ पर आ जाएंगे, वो यहाँ पर ये सारे टॉपिक्स डिस्कस किए हैं इन ऑर्डर ऑफ द इम्पोर्टेंस, ठीक है। फिर उसके बाद सीक्वेंशली, क्रोनोलॉजी, तो ये सारे टॉपिक्स ने डिस्कस किए हैं। इफ़ यू आर रिव्यूइंग 5 प्रोडक्ट लाइन्स, यू माइट ऑर्गेनाइज योर स्टडी इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द अमाउंट ऑफ द रिव्यू दे जनरेट। अब देखें कि आपने सबसे पहले जो यहाँ पर रिपोर्ट है उसकी अहमियत के लिहाज से आप देख रहे हैं इन एन ऑर्डर ऑफ यहाँ पर इम्पोर्टेंस और उसकी अहमियत के लिहाज से आपने देखा कि अगर आप 5 प्रोडक्ट लाइनों का जायज़ा ले रहे हैं, तो आपका जो अपना मुताला है उसकी महसूल की रकम बढ़ते हुए तरतीब दे सकते हैं, वो पैदा कर सकते हैं, उसको जनरेट कर सकते हैं। सीक्वेंशली, अब आप सीक्वेंशली लेकर आ रहे हैं। इफ़ यू आर स्टडिंग अ प्रोसेस प्रेजेंट योर इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप 1 2 3, तो आप सीक्वेंस उसको लेकर आ रहे हैं, आप सीक्वेंस के साथ स्टडी कर रहे हैं, प्रोसेस को अपने प्रेजेंट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन में स्टेप बाय स्टेप लेकर आ रहे हैं कि आपने 1 स्टेप दिया, फिर उसके बाद दूसरा लेकर आया, तीसरा लेकर आया, इस तरह से आपने सीक्वेंस जो है वो बरकरार रखा, ठीक है। उसके बाद क्रोनोलॉजी जो आ जाता है, व्हेन इन्वेस्टिगेशन अ चेन और ऑफ इवेंट्स ऑर्गेनाइज स्टडी अकॉर्डिंग टू द इवेंट दैट हैपन्स फर्स्ट। तो आपने जब इन्वेस्टिगेटिंग किया, उसकी एक चेन बना दिया, आपने पहले इवेंट्स को ले आए, ठीक है, ऑर्गेनाइज किया आपने स्टडी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आप बातों को पूरे तरीके से लेकर आ रहे हैं, जो मकामी तौर पर आप लेकर आ रहे हैं। अगर आप किसी यहाँ पर आप कह लें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, चेन बना रहे हैं, का मुताला कर रहे हैं, तो इसे बाएं से दाएं और ऊपर से नीचे तक, अंदर से बाहर का मुताला आप सारा कुछ कर रहे हैं। तो स्पेशली आपने फिर किया फिजिकली, जब ऑब्जेक्ट को आप कर रहे हैं तो लेफ़्ट टू राइट कर रहे हैं, टॉप टू बॉटम कर रहे हैं, इनसाइड कर रहे हैं। फिर उसके आपने जियोग्राफी देखा, इफ द लोकेशन इज़ इंपॉर्टेंट फैक्टर यू स्टडी जियोग्राफिकली। फिर आपने उसको जियोग्राफी देखा, अगर मुकाम अहम है तो जियोग्राफी तौर पर आप अपने मुताले को अहमियत देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद कैटेगरी देखेंगे, आप कैटेगरी कौन सी कैटेगरी में आप उसको रख रहे हैं। इफ़ यू आर आस्क्ड टू रिव्यू द सेवरल डिस्टिंक्ट एक्सेप्ट्स ऑफ अ सब्जेक्ट, यू नीड टू लुक एट वन कैटेगरी एट अ टाइम। जैसे कि फॉर एग्जांपल सेल्स है, प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट है, तो आप कैटेगरी में लेकर आ रहे हैं। आप आपने जो भी कैटेगरी बनाएंगे, जाहिर है आपने पूरा का पूरा ऑब्जर्वेशन की, कोई चीज़ आपने लिखी, अब आप रिपोर्ट लिख रहे हैं, अब आपने लॉन्ग रिपोर्ट लिखनी है, तो आप उस चीज़ की कैटेगरी तो बनाएंगे। अब आप किस कैटेगरी पर लिखना चाह रहे हैं, सेल्स पर आपने ऑब्जर्वेशन की, प्रॉफिट पर की, इन्वेस्टमेंट पर की, किस बात पर आपने इतनी ज़्यादा ऑब्जर्वेशन की है, तो आप उसकी एक कैटेगरी बना देंगे। तो ये रिपोर्ट जो सी होती हैं मालूमात की, वो यहाँ पर कैटेगरी भी पेश कर रही हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं
कि एनालिटिकल जो रिपोर्ट्स आ जाएंगी यहाँ पर, एनालिटिकल जो तज्जियाती रिपोर्ट्स आप कह सकते हैं, वो कौन सी हो सकती हैं। दिस रिपोर्ट्स ऑफर बहुत इंफॉर्मेशन एंड एनालिसिस। ये रिपोर्ट्स जो सी होती हैं इंफॉर्मेशन भी देती हैं और एनालिसिस भी दे रही हैं, यहाँ पर तज्जिया भी पेश कर रही हैं, मालूमात भी पेश कर रही हैं, दोनों ही पेश करती हैं। दे कैन आल्सो पर्पस रिकमेंडेशंस, तो और वो ये सिफारशात का अरादा भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर जो उनसी रिपोर्ट्स हैं वो किस तरह की यहाँ पर आ सकती हैं। वाई आर वी हैविंग द ट्रबल इन द हायरिंग द सेक्रेटरीज, तो यहाँ पर जो सी हम बातें यहाँ पर शो करवा रहे हैं हमें सेक्रेटरियों को की खिदमत, जो सेक्रेटरीज जो हैं, सेक्रेटरियों की खिदमत जो हासिल करने में परेशानी क्यों है, तो उनको हम देख लेते हैं। सैलरीज आर टू लो, सेक्रेटरीज जो हमें नहीं मिलते हैं वो क्यों नहीं मिलते हैं, तो सैलरीज आर टू लो, सैलरीज जो उनकी हैं वो तनख्वाहें जो हैं वो बहुत कम है। व्हाट डू वी पे और आवर सेक्रेटरीज, हम फिर उसको देखेंगे कि हमें क्या पे करना चाहिए अपनी सेक्रेटरीज को। हाउ इम्पोर्टेंट इज पे इन द इन्फ्लुएंसिंग द सेक्रेटरीज जॉब चॉइसेस, फिर हम वहाँ पर देखेंगे कि जो हम तज्जियाती तौर पर यहाँ पर इम्पोर्टेंट है इन्फ्लुएंसिंग तौर पर अमल को शुरू करने के लिए जो मज़कूरा मौजू को यहाँ पर सेक्टरों की जो नौकरी है उसको इंतखाब को हम मुतासिर करने में जो तनख्वाहें हैं वो कितनी अहम है, इस चीज़ को देखेंगे। फिर आवर लोकेशन इज़ पुअर, तो उसके बाद हम उसको लोकेशन देखेंगे, जो पुअर की लोकेशन है, हमारा जो मकाम है वो ख़राब है, ठीक है। आवर लोकेशन डिक्रीज डिक्रीज ट्रेंड ऑफ द ऑप्शनिंग प्रोफेशन ऑफ द सेक्रेटरी, जो सेक्रेटरी के इंतखाब के पेशे के कम कर दी गई है, उसके रुझान कम कर दिए गए हैं। उसके बाद रूल्स ऑफ डिवीजन, अब जो डिवीजन के रूल्स हैं वो क्या क्या आ जाएंगे। यू कैन डिवाइड द टॉपिक्स इनटू एटलीस्ट 2 पार्ट्स, आप जो डिवाइड कर सकते हैं अपने टॉपिक्स को कम से कम भी 2 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो जो चूज अ सिग्निफिकेंट एंड यूजफुल बेसिस और गाइडलाइंस प्रिंसिपल्स ऑफ फॉर द डिवीजन। अब आपने क्या करना है, तकसीम के लिए वो तकसीमों के लिए आप बांट देते हो, ठीक है। यहाँ पर यूजफुल बेसिस दी डिवीजन व्हेन डिवाइडिंग अ होल इनटू इट्स पार्ट्स, रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ टू वन बेसिस और टाइम एंड मेक श्योर दैट ईच ग्रुप इज सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट विदाउट व्हेन लिस्टिंग ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ अ होल। एक यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि जिस तरह से एक अहम है, ठीक है, मुफीद बुनियाद या आपका जो सब्जेक्ट है उसको कम से कम 2 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, तकसीम के लिए आपको बांट देते हैं, ठीक है। अपने आपको एक पार्ट्स में आप रहनुमाई असूल का इंतखाब करें, जब किसी के हिस्स वक्त में एक बुनियाद तक महदूद रखें और ये यकीनी बनाएं कि हर एक ग्रुप अलग और अलग है, ठीक है। आपने सेपरेट बना देना है, ठीक है। रूल्स आपने डिवीजन के बना दी हैं, अब रूल्स के डिवीजन जब बना रहे हैं तो आपने कहना है कि जो पार्ट्स आप बना रहे हैं वो अलग अलग हैं, उनकी अलग अलग खसूसियात हैं, पूरे के तमाम यहाँ पर अज्जा की यहाँ पर फर्सत देते वक्त अच्छी तरह से रहें। आप यहाँ पर लिसनिंग जो है उसको अच्छी तरीके से देखें, कंपोनेंट को, होल को, आप पूरे को देखें, आप चीज़ों को देखें। जब आप डिवाइड कर रहे हैं, आप बता रहे हैं कि आप ग्रुपिंग कर रहे हैं, तो रूल्स आप बना रहे हैं डिवीजन के, तो वो आप देख रहे हैं। प्रिपेयरिंग प्रीलिमिनरी आउटलाइंस, तो आपने वहाँ पर प्रीलिमिनरी आउटलाइंस इज द फर्स्ट ऑफ द प्लानिंग रिपोर्ट, जो प्रीलिमिनरी आउटलाइंस है, इब्तदाई जो आप कह सकते हैं आउटलाइंस है उसकी, तो वो कौन सी हैं, वो फर्स्ट स्टेप आ जाती हैं हमारी प्लानिंग रिपोर्ट्स में। तो वहाँ पर आप बेसिकली ऑर्गेनाइज करते हैं, डिफरेंट वेज हो जाते हैं वहाँ पर। तो अल्फा न्यूमेरिक सिस्टम आ जाता है वहाँ पर। अल्फा न्यूमेरिक सिस्टम अब कौन से आ जाएंगे, इट कंटेन्स द लेटर्स, नंबर्स, पंक्चुएशन मार्क्स एंड मैथमेटिकली एंड अदर द कन्वेंशन सिंबल्स। अब यहाँ पर सिंबल्स आ जाएंगे, मार्क्स आ जाएंगे आपके सामने। अल्फा न्यूमेरिक सिस्टम जो आ जाते हैं वो इस तरह के होते हैं। यहाँ पर अब आप देखें काउंटिंग आ गई, फिर ABC उसने लिख दी, फिर 1 2 लिख दी, ठीक है। फिर दोबारा से न्यूमेरिक यहाँ पर ले आया है वो काउंटिंग, तो इस तरह से ये आ जाती है, आपकी नंबरिंग में आ जाएगी। उसके बाद डेसिमल सिस्टम। अब डेसिमल सिस्टम क्या होता है, डेसिमल सिस्टम इज अ वे ऑफ राइटिंग नंबर्स, एनी नंबर फ्रॉम द ह्यूज क्वांटिटी टू द टीनी फंक्शंस कैन बी रिटन इन द डेसिमल सिस्टम यूजिंग ओनली the 10 basic symbols 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 0। अब यहाँ पर आपसे डेसिमल सिस्टम के लिहाज से आपसे MCQs हो सकता है कि डेसिमल सिस्टम यहाँ पर 10 नहीं है बल्कि उसकी जगह पर 0 उसने लिख दिया है। किस तरह से 1.0 डेसिमल सिस्टम में आ जाएगा, 1.1
1.2, 1.21, 1.22, 1.3, तो 2.0, 2.1, 2.21। तो इस तरह से डेसिमल सिस्टम इसको कहते हैं कि डेसिमल सिस्टम में 1.0 उसने लिखा, 1.0 से फिर 1.1 पे ले आया, फिर 1.2, फिर जब 2 पे लेकर आया तो 2.0 से उसने स्टार्ट की बात, फिर 2.1 पे, फिर जब 3 पे गया तो 3.0 से स्टार्ट करेगा, फिर 3.1। तो इसको हम जो कहते हैं डेसिमल सिस्टम कहते हैं। तो उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट पर, जो हमारा यहाँ पर प्रिपेयरिंग वर्क प्लान है। अब वर्क प्लान को हम किस तरह से बना रहे हैं, प्रिपेयर किस तरह से कर रहे हैं। वर्क प्लान फॉर रिपोर्ट राइटिंग इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद जो डेफिनेशन हम यहाँ पर वर्क प्लान की कर लेते हैं, इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिस्कशन ऑफ द सीक्वेंस ऑफ टास्क टू बी accomplished including the source of the information required, the sequence of tasks to be यहाँ पर restricts of the time etc। तो आप ये देख सकते हैं जो वर्क प्लान है उसको तैयार करना जो है, जो रिपोर्ट लिखने के लिए हम वर्क प्लान बहुत ही यहाँ पर ज़रूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको अंजाम देने वाले जो कामों की तरतीब है वो बशमूल मालूमात के ज़रिए मतलूबा तजर्बात हो सकते हैं, उसमें जो इंक्लूडिंग सोर्स हो सकते हैं वर्क प्लान में, वो इंफॉर्मेशन हो सकती है, रिक्वायर्ड एक्सपेरिमेंट्स हो सकते हैं, उसमें एक्सपेरिमेंट्स हमारे आ सकते हैं, रिस्ट्रिक्शंस ऑफ द टाइम, रिस्ट्रिक्शन जो टाइम पर की गई पाबंदी वगैरह लगाई गई है उस पर आ सकते हैं, एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द एंड रिजल्ट, और डिस्क्रिप्ट कर रहा है वो एंड रिजल्ट को, डेट आर इनक्रिप्ट फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन, रिव्यू, प्रोजेक्ट असाइनमेंट, स्केड्यूल्स एंड रिसोर्स मैनेजमेंट। तो वर्क प्लान आपका बहुत सारी चीज़ों पर हो सकता है, इन्वेस्टिगेशन पर हो सकता है, रिव्यू पर हो सकता है, प्रोजेक्ट असाइनमेंट पर हो सकता है, स्केड्यूल्स पर हो सकता है, रिसोर्स मैनेजमेंट पर हो सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपका वर्क प्लान। आप किसी भी चीज़ पर प्लान पर वर्क कर रहे हैं तो प्रिपेयर कर रहे हैं आप। उसके बाद कंडक्ट रिसर्च, तो यहाँ पर हम कंडक्ट जब कर रहे हैं अपनी रिसर्च तो उसके लिए क्या कर रहे हैं, कलेक्टिंग दी प्राइमरी डाटा। सबसे पहले तो आप प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करेंगे। प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के लिए जो स्टेप्स हैं वो ये 3 स्टेप्स आ जाएंगे यहाँ पर। तो ये हमने जो स्टार्ट से स्टार्ट किया था, तो यहाँ पर ये चौथा पॉइंट था कंडक्ट रिसर्च का, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने स्किप नहीं करना है। कंडक्ट रिसर्च को कंडक्ट उसमें प्राइमरी डाटा आ जाएगा, पहले तो उसमें डॉक्यूमेंट आ जाएगा, फिर उसके बाद ऑब्जर्वेशन आ जाएगी, ठीक है, उसके बाद सर्वेज आ जाएंगे। अब डॉक्यूमेंट्स क्या है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एंड हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आर सोर्स ऑफ प्राइमरी डाटा। जाहिर बात है आपका जो डॉक्यूमेंट है वो एक एविडेंस बन जाता है हिस्टोरिकल रिपोर्ट के तौर पर, ठीक है, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड के तौर पर, सॉरी, ठीक है, वो सोर्स बन जाएगा आपके प्राइमरी डाटा का। उसके बाद ऑब्जर्वेशन तो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। जाहिर आप जब ऑब्जर्व ही नहीं कर रहे चीज़ को तो आप किस तरह से आप कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन अप्लाइज योर 5 सेंस एंड योर जजमेंट टू इन्वेस्टिगेशन। ऑब्जर्वेशन जो है वो आपकी अप्लाई करती है 5 सेंस पर, आपकी जजमेंट पर और इन्वेस्टिगेशन पर। जो आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप जो मुशाहिदा कर रहे हैं, तो अपने फैसले को जो आप यहाँ पर कह सकते हैं इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उसके लिए ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट इन्वॉल्व्स द टेकिंग द ऑर्गेनाइज्ड नोट्स about the occurrence in the world. Observation provides your insight about the specific people, events or locate and are useful when you want to learn more about the events without the based viewpoint. अब आप देखें कि आपने किस चीज़ पर ऑब्जर्वेशन किया। आप ऑब्जर्वेशन जो कर रहे हैं वो इनसाइट आप अंदरूनी तौर पर प्रोवाइड करते हैं। जो ऑब्जर्वेशन होती है वो अंदर से ही आप ज़ाहिर ऑब्जर्व करते हैं कोई चीज़ें। अब वो स्पेसिफिक हो सकती है, वो पीपल हो सकते हैं, वो इवेंट्स हो सकते हैं, वो लोकल चीज़ें हो सकती हैं, यूज़फुल हो सकती है जो आप चाहते हैं उसको पढ़ना, देखना, सीखना। तो आप जो भी इवेंट्स हैं मज़ीद मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो मज़ीद मुफीद साबित हो सकती हैं आपके लिए। उसके बाद सर्वेज आ जाते हैं, जो आप सर्वे कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या सर्वे हो सकता है। ऑफ्टन द बेस्ट वे टू ऑब्टेन द प्राइमरी डाटा इज टू आस्क पीपल हु हैव रेलिवेंट एक्सपीरियंस एंड द ओपिनियंस। आप जब सर्वे करते हैं तो सर्वे में आप उन लोगों से पूछते हैं जिनके पास रेलिवेंट एक्सपीरियंस होता है। जो आपने एक टॉपिक बनाया जिसके हवाले से अब आप ऑब्जर्वेशन करने जा रहे हैं, तो आप सर्वे के लिए आप ऑब्जर्व करने से पहले रेलिवेंट पीपल से पूछते हैं कि आपने क्या ऑब्जर्व किया था, आपने क्या चीज़ें देखी थी, तो आपको वो ज़्यादा तरीके से बताएं। तो प्राइमरी डाटा में ये इंक्लूड हो जाता है। Formal survey is the way of finding out what a cross section of the people think about something. A formal survey requires a number of important decisions
तो यहाँ पर जो हम सर्वे में ले लेते हैं, एक बाकायदा जो सर्वे होता है, ये जानने का एक तरीका होता है कि लोगों के जो क्रॉस सेक्शन है वो किसी चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं। एक जो बाकायदा सर्वे है उसके जो मतलब अहम फैसले होते हैं उसकी ज़रूरत होती है। लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू जानना, लोगों के डिसीजन जानना बहुत ज़रूरी होता है हमारा सर्वे में। उसके बाद आ जाता है एनालाइज द इंटरप्ट डाटा, ड्रॉ द कंक्लूजन, डेवलप द रिकमेंडेशन। द लास्ट स्टेप इन्वॉल्व द प्लानिंग रिपोर्ट्स इज टू द इंटरप्ट योर इन्वेस्टिगेशन रिसर्च एंड डिस्क्राइब द एंड रिजल्ट्स एंड द रिकमेंडेशंस। हम यहाँ पर जो रिपोर्ट्स की मनसूबाबंदी में जो शामिल कर रहे हैं वो अपना लास्ट स्टेप जो शामिल कर रहे हैं, आपकी यहाँ पर वो कह सकते हैं इंटरप्ट आ सकती है, ठीक है, आपकी यहाँ पर तहकीक आ सकती है, इन्वेस्टिगेशन आ सकती है, रिसर्च आ सकती है, और डिस्क्राइब कर रहे हैं आप एंड रिजल्ट्स को, ठीक है, एक सिफारिश के साथ और वजाहत के साथ। यहीं पर हमारा आज का लेक्चर एंड होता है। आज हमने जो सीखा है वो यही सीखा है कि कंडक्ट रिसर्च में हमने जो की पॉइंट्स उठाए वो ये 4 पॉइंट्स हैं। इनको देखा हमने 3 पॉइंट्स को कि जब हम कंडक्ट करते हैं रिसर्च तो ये 3 पॉइंट हम लाजमी तौर पर देखते हैं। उसके बाद जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है प्रिपेयरिंग अ वर्क प्लान, किस तरह से हम अपना प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद जो याद रखने वाली चीज़ें हैं वो यही है कि डेसिमल सिस्टम की अगर मिसाल के तौर पर एमसीक्यूज बनकर आ जाता है तो आप लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि डेसिमल सिस्टम के में कौन सी काउंटिंग यूज़ की जाती है। उसके बाद यहाँ पर अल्फ़ान्यूमेरिक सिस्टम में कौन सी काउंटिंग और चीज़ें नंबरिंग यूज़ की जा रही है, इसकी आपको एमसीक्यूज में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है। ये एमसीक्यूज बनकर आप लोग का आता है। उसके बाद आप लोग का जो यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर टॉपिक आ जाता है वो स्टेप आ जाते हैं आपके प्लानिंग रिपोर्ट के, ठीक है। तो यही हमारा आज के टॉपिक का लेक्चर का यही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था जो मैंने आपको यहाँ पर ब्लू के साथ भी आपको ज़्यादा किया, यहाँ पर फोकस आप लोगों को करवाया ब्लू पेन से कि आप लोग इसको याद रखें। बाकी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स यही होता है कि आप लोग अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें हर लेक्चर के अकॉर्डिंग, कि हर लेक्चर में डिस्कशन क्या हुई है, हर लेक्चर में बात क्या हुई है। उम्मीद करती हूँ आप लोग को लेक्चर अच्छा लगा होगा और समझ आई होगी। तो अपना कॉन्सेप्ट लाजमी तौर पर क्लियर करें और एक बार अपने हैंड आउट को रीड कर लें लाजमी तौर पर, और आउटलाइन की डेफिनेशंस को बिल्कुल भी ना छोड़ा करें, क्योंकि अगर आप ये आउटलाइंस की डेफिनेशन को कर लें तो मेरा नहीं ख्याल कि आप लोग का 1% मार्क्स भी कटेगा या एक क्वेश्चन भी आपका ऐसा होगा जो आपको नहीं आता होगा। अपने हर चैप्टर की आउटलाइन को लाजमी तौर पर पढ़ा करें, लाजमी तैयार किया करें, उनका कॉन्सेप्ट आप लाजमी क्लियर कर लिया करें। अपना बहुत ज़्यादा सारा ख्याल रखिएगा। चैनल अच्छा लगा हो, लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा और कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा ताकि मैं इस तरह के और भी लेक्चर्स बनाती रहूँ और आप सब स्टूडेंट्स की, विचुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की और अदर स्टूडेंट्स की मैं इसी तरह से हेल्प करती रहूँ। अपना बहुत ज़्यादा सारा ख्याल रखिएगा। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।